दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको 126 तक के क्वेश्चन बताई हूँ। अब यहाँ से 127 से शुरू कर रही हूँ और एक एक प्रश्न से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन और भी बताऊँगी। आप अपने पास एक कलम एक कॉपी रख लीजिए और एक्स्ट्रा प्रश्न को नोट करते जाइए। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए। कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? अपभ्रंश, पंजाबी, प्राकृत, संस्कृत। तो दोस्तों सही विकल्प आपका बी है, पंजाबी। पंजाबी भाषा प्राचीन नहीं है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? सतसई है या रामलला नछू है या पृथ्वीराज रासो है या आल्हा उदल है? दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये आपके प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की। दोस्तों याद रखना है कि चंद्रबरदाई जो है वही रचना की है। और चंद्रबरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान जो राजा थे उनके दरबारी कहिए, कवि कहिए या मित्र कहिए, यानी दरबारी, कवि और मित्र ये तीनों थे। अब पृथ्वीराज रासो की रचना किस भाषा में हुई है ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये भाषा यदि पूछ देगा तो ब्रज भाषा याद रखना है कि ब्रज भाषा में किया गया है। आगे देखते हैं, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। तो दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा द्रविड़ भाषा परिवार। आगे देखते हैं, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाख धातु या भास धातु, वाक धातु या बद धातु? दोस्तों सही उत्तर होगा भास धातु। भास धातु से भाषा बनी है। आगे है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ख जो लिखा है उसे झ बना लीजिए, सुझाया। यहाँ पर सुझाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या राजा राम मोहन राय या महात्मा गांधी? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत? दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा संस्कृत। हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। आगे है, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है वैशाली अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से। अब कन्फ्यूजन में आप मागधी मत मार दीजिएगा, याद रखिए अर्धमागधी होगा। सही उत्तर विकल्प बी है। आगे है, भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? 1600 ईस्वी पूर्व के आसपास या 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास या 1400 ईस्वी पूर्व के आसपास या 1300 ईस्वी पूर्व के आसपास? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, कन्नौजी, मेवाती, बघेली? दोस्तों याद रखिए राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती आती है। मेवाती जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे है, कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? मराठी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी? दोस्तों सही उत्तर होगा आपका मराठी। मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। आगे याद रखना है, किस बोली में ने पर सर्ग लगाया गया है? ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में, अवधी में? तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा खड़ी बोली। खड़ी बोली में ने उपसर्ग, ने परसर्ग लगाया गया है। आगे है, हिंदी मानक का आधार क्या है? खड़ी बोली है या अपभ्रंश है, पश्चिमी हिंदी है या परिनिष्ठित हिंदी है? दोस्तों जो सही उत्तर होगा खड़ी बोली।
पहला विकल्प आपका सही है, खड़ी बोली। आगे है मानक हिंदी का आधार क्या है। ये क्वेश्चन आपका दो बार हो गया है, खड़ी बोली लगा लीजिए। आगे है निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अवधी या बघेली, छत्तीसगढ़ी या मगही। तो दोस्तों याद रखना है, मगही जो है, मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अगर मगही के जगह पर आपको भोजपुरी भी देता, ब्रजभाषा भी देता, तो भी याद रखना है कि ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। जबकि बघेली जो है आपकी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी ये ब्रजभाषा यानी पश्चिमी हिंदी है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है। अवधी है या ब्रजभाषा है, मैथिली है या खड़ी बोली है। दोस्तों याद रखिए, आपकी मैथिल जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मैथिल लिखे या मैथिली लिखे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज मत होइए। मैथिल और मैथिली में से कोई भी होगा तो उसको हटा लीजिए। अब याद रखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी बोली जाती है। अवधी हो गया, ब्रजभाषा हो गया, भोजपुरी हो गया, बुंदेली हो गया, कन्नौजी हो गया, खड़ी बोली हो गया। ये सभी भाषाएं उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि बुंदेली भाषा हमारे उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बोली जाती है। अगर ज़िले की बात आ जाए तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, दतिया, सागर, छतरपुर, इतने ज़िलों में आपकी बुंदेली बोली बोली जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कामायनी है या प्रिय प्रवास है, साकेत है या नीरजा है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अब आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है। तो याद रखिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय है। अगर सन कभी पूछ दे तो सन की बात आ जाए तो 1914 याद रखना है। और जो प्रिय प्रवास है इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो याद रखिए राम कृष्ण की कथाओं का आधुनिक दृष्टिकोण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में या अपभ्रंश साहित्य में या अमीर खुसरो की पुस्तकों में या जयभट्ट के शिलालेख में। तो दोस्तों जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जयभट्ट के शिलालेख में। जयभट्ट के शिलालेख में किस सन में आया था, तो 700 से 800 के बीच ये शिलालेख में मिलता है। अब ये देवनागरी लिपि में शुरू में नहीं लिखा गया था दोस्तों, पहले ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और बाद में नगरों और शहरों से प्रचलित होने के कारण ये नागरी और फिर देवनागरी लिपि कहलाई, जिसे अब हिंदी, मराठी, नेपाली, कई भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अब याद रखना है कि जो जयभट्ट थे वो कहाँ के, किस राज्य के राजा थे। तो याद रखिए गुजरात के राजा भट्ट थे, यानी गुजरात राज्य के थे। आगे नेक्स्ट पे देखते हैं, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। सदल मिश्र ने या श्रद्धा राम फुलौरी ने या लल्लू लाल ने या राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों जो सही उत्तर होगा श्रद्धा राम फुलौरी। श्रद्धा राम फिलौरी भी कहीं कहीं देता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। श्रद्धा राम फिलौरी लिखिए या श्रद्धा राम फुलौरी लिखिए, आपको उस पर क्वेश्चन पर टिक कर देना है। अब याद रखिए कि श्रद्धा राम जो फुलौरी है इनके बारे में और क्या क्या जानना है। इनका पूरा नाम है पंडित श्रद्धा राम फिलौरी। ये ओम जय जगदीश हरे हार आरती की रचना किए हैं, यानी इनके रचयिता है। ओम जय जगदीश हरे के रचयिता श्रद्धा राम फुलौरी है, जिन्होंने पंजाब में धार्मिक उत्सव और सामाजिक चेतना जगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर, लिपि, ध्वनि या व्यंजन? दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा लिपि। लिपि वह प्रणाली है जिसके द्वारा किसी भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है। हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, उसी तरह से अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि है। तो क्या लिखेंगे? सही विकल्प आपका बी है, लिपि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है? तो अभी क्वेश्चन जब आप पढ़े हैं कि देवनागरी लिपि में, तो बेझिझक आप क्वेश्चन में देवनागरी लिपि मारिए। बंगाली नहीं होगा, गुरुमुखी नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, देवनागरी लिपि आपका सही उत्तर होगा। आगे है, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कब मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1948 को, या 14 सितंबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को, या 14 सितंबर 1950 को? तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 14 सितंबर लगाइएगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिपि की आवश्यकता होती है भाषा बोलने में या भाषा लिखने में, भाषा संकट में, या तीनों में? तो दोस्तों जो सही उत्तर होगा, जब लिखने की बात आती है, कोई भी भाषा जब लिखने की बात आती है वो लिपि में हो जाती है। बोलने की बात आती तो ध्वनि में होती, लेकिन लिखने की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे? लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में, भाषा लिखने में होगा। जबकि जो अन्य विकल्प है उस संकट को क्या बोलते हैं दोस्तों? ये संचार वगैरह से होता है। जैसे संचार, दूरदर्शन प्रोग्राम आता है, संकट का अर्थ संचार से संबंधित होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा लिखने में। आगे है, 14 से 15 सितंबर 2025, ये आपका मिसप्रिंट हो गया है। ये रहेगा 12 से 10 से 12, क्या हो जाएगा? 10 से 12, 10 से 12 सितंबर 2015 कर लीजिए। 10 से 12 सितंबर 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था 2015 में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन? नागपुर में, या भोपाल में, नई दिल्ली में, या गुजरात में? दोस्तों याद रखिए ये भोपाल में आयोजित किया गया था। 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल में किया गया था। आगे है, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? अंग्रेजी को, या उर्दू को, हिंदी को, या तमिल को? दोस्तों भारतीय संविधान में राजभाषा यानी तो हिंदी की बात आएगी। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता था? देखिए मैं अभी क्वेश्चन बताई हूँ कि 14 सितंबर, 14 अगस्त नहीं लगाना है, 14 नवंबर नहीं लगाना है, 15 सितंबर नहीं लगाना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर। आगे है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, या व्यंजन है, मात्रा है, या विसर्ग है? दोस्तों कभी भी हम ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत व्यंजन में प्रयोग नहीं करते हैं। हमेशा किस में प्रयोग करते हैं? दोस्तों स्वर में करते हैं। इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। आगे है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए, ऐ। दोस्तों ये सभी है। एक ऑप्शन और रखना चाहिए था, ये सभी आपके, ये भी दीर्घ स्वर है, 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 यानी सारे ऑप्शन आपके दीर्घ स्वर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है? व, फ, य, र। दोस्तों आपका वो जो है वो दंतुष्ट है। वो क्या है? दंतुष्ट है। बाकी य जो है वो तालु है, र क्या है? मूर्धा है, फ क्या है?
दांत और ओठ दोनों से प्रयोग किए जाते हैं। तो सही उत्तर आपका पहला विकल्प हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई। तो दोस्तों आपका सही उत्तर जो हो जाएगा कंठ ध्वनि, आपका कंठ ध्वनि क्या इसमें से हो जाएगा? कंठ ध्वनि आपका जो है अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। जबकि ई तालु से बोला जाता है और उ ओष्ठ से बोला जाता है। आपका सही विकल्प अ हो जाएगा। आगे है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए यानी डबल हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ कहलाता है या युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाता है या पारस्परिक ध्वनियाँ कहलाता है? तो दोस्तों जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो याद रखना है कि युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ। आगे है, निम्नलिखित में कंठ तालव्य कौन सा है जो कंठ और तालु दोनों से बोला जाए? उ, र, स, ए, अ, आ। दोस्तों जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ए, ऐ जो है वो कंठ तालव्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं उ को, ई को, अ को। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका केवल अ। केवल अ आपका मध्य स्वर है। केवल अ आपका मध्य स्वर है जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। बाकी ई अग्र स्वर है और उ है पश्च स्वर। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? स्वर है या व्यंजन है, अयो गवाह है या संयुक्त व्यंजन है? दोस्तों अंग और अह की जब बात आए तो याद रखना इसको न तो स्वर में गिना गया है न ही व्यंजन में गिना गया है, इसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अयोगवाह। क्या बोला जाएगा? अयोगवाह। न तो पूरी तरह से स्वर है न ही पूरी तरह से व्यंजन है, ये स्वरों के सहारे उच्चारित होते हैं, इसलिए इसको अयोगवाह कहा गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, ञ। दोस्तों अ भी स्वर है, उ भी स्वर है, ए भी स्वर है, लेकिन ञ जो हमारा है वो व्यंजन है। ञ क्या है? व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर है? ए, ऐ, री, अ, ए, ओ, आ, ऐ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों संयुक्त स्वर जो है आपका ए, ऐ, ओ, औ। अब ये भी याद रखिए कि ए, ऐ, ओ, औ को वृद्धि संधि में भी लेके जाते हैं। ये संधि की बात आ जाए तो वृद्धि संधि में भी ये जाता है। आगे देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ऐ, ह, छ। दोस्तों ऐ जो है वो कंठ तालु से है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, ऐ। आगे देखते हैं, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण है? शक्ति को शक्ति कहना आपका क्या होगा? स्वर लोप होगा या स्वर भक्ति होगा, स्वरागम होगा या स्वर भंग होगा? दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वर भक्ति। आपका स्वर भक्ति हो जाएगा। आगे है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। क, छ, ठ, ध, च, ड, म, स, ध, य, द, घ। तो दोस्तों याद रखिए कि प्रत्येक वर्ण का पहला जो है, पहला और तीसरा अल्प प्राण होता है, लेकिन दूसरा और चौथा आपका क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो वर्ग की जब गणना करेंगे तो क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा? आपके क वर्ग में आ जाएगा क, ख, ग, घ, अंग। ये 5 जो है आपके क वर्ग में आ जाएंगे। अब इसमें से आपको दूसरा निकाल लेना है महाप्राण के लिए। तो इसमें से ख बाहर हो गया और अंग बाहर हो गया।
अब च वर्ग में आएंगे तो छ भी चला जाएगा महाप्राण में। अब इसके बाद देखिए ध थ द ध में आपका चौथा जो है महाप्राण में गया, लेकिन च जो है ये अल्प प्राण में गया। तो इसलिए आपका सटीक उत्तर जो दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें कौन सा होगा कमेंट करके बताइएगा। एकदम आसान, 99% कैंडिडेट इसका उत्तर दे देंगे। अब देखते हैं कि कितने पढ़ने वाले हो, कमेंट करके इसका उत्तर बताइएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? क र ल ह य स द र क च प द या ह स र ब। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन जो होता है वो संख्या में 25 होता है। संख्या में 25 क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब यहाँ जो आपका ह है ये ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा। ह आपका ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा, इसलिए इस विकल्प को क्रॉस कर दीजिए। य इसमें जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आ जाएगा, इसलिए इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब इसमें से नीचे में भी ह दिया है जो ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब आपका क्या बचा है? विकल्प सी बचा है, क च प द। यही आपके स्पर्श व्यंजन के वर्ग है। आपका उत्तर यही सही है, विकल्प सी सही होगा। आगे है सभी स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। कौन सा है? क ग ख ध। अब इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि कंठ ध्वनि भी हो, अघोष भी हो, महाप्राण भी हो। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। क्या होता है? पहला और दूसरा अघोष होता है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क और यहाँ लिखेंगे ख, यहाँ लिखेंगे घ, यहाँ लिखेंगे अंग। तो आपका ये दोनों जो हो गया पहला, ये आपका अघोष हो गया। बाकी के 3 जो बचे हैं वो 3 आपके चले जाएंगे घोष में। इसको कभी कभी सघोष भी लिखता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घोष कहे या सघोष कहे, आपको याद रखना है कि तीसरा, चौथा, पांचवा आपका क्या होता है? घोष होता है। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पूछ रहा है कि कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि होना चाहिए। तो आपका विकल्प जो निकल कर के आ रहा है वो होता है ख। ख वर्ण जो आपका है, यही एक वर्ण है जो आपका इस विकल्प में सही उत्तर है। कंठ ध्वनि भी है, अघोष भी है, महाप्राण भी है। तो विकल्प आपका तीसरा सही होगा। आगे देखते हैं निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? प घ ब ग। अब आपको याद रखना है कि पहले मैं बताई थी कि शुरू के 2 वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं, और बाद के 3 क्या होते हैं? घोष होते हैं। अब इसके अनुसार आपको तो चूज़ कर लेना चाहिए। इसमें आप चूज़ करके इसका कमेंट करके उत्तर बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। देखते हैं कितने पढ़ने वाले हो। आगे देखते हैं निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? त द भ म। दोस्तों सी टेट या यूपी टेट हो या एच टेट हो या एम टेट हो, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 3 प्रश्न आपके इसी से संबंधित आएंगे। व्यंजन, ध्वनि, महाप्राण, घोष पूछेगा। इसलिए 5-6 क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटने वाली आदत छोड़िए और इसको समझिए। पहला और दूसरा आपका अघोष होता है। पहला और दूसरा क्या हो जाता है? अघोष होता है। बाकी के जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? घोष होते हैं, घोष या सघोष। बाकी के 3 घोष होते हैं। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? मोह। क्या हो जाएगा? मोह हो जाएगा। तो याद रखना है। इसमें सटीक उत्तर आपको विकल्प नंबर कौन सा सही है? सटीक विकल्प आपका सी सही है। आगे देखते हैं 168। 168 में पूछ रहा है कि निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन
आपको ये भी जानना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो ये संख्या में 4 होते हैं। और 4 कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। य हो गया, र हो गया, ल हो गया और व हो गया। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। और जब उसमें व्यंजन की आए बात तो सौ ये भी संख्या में 4 होते हैं। 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया और ह हो गया। ये आपके हो जाएंगे उसमें व्यंजन और ऊपर वाले हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन ही जब आपसे पूछ रहा है तो इसमें से पहले यही पहला नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो आपका पहला उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी यानी य हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या अल्पप्राण कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं या महाप्राण कहलाते हैं। दोस्तों याद रखिए कि जो 2 व्यंजन एक साथ जैसे ही मिले उसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छत्री छ आपको लिखना है तो छत्री छ में पहला अक्षर क्या हो जाएगा? पहला अक्षर आधा क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा क। इसके बाद होता है मूर्धन्य स। आधा स और मूर्धन्य स मिल करके आपका छत्री छ बन गया। आधा क और मूर्धन्य स मिल करके छत्री छ बन गया। अगर ज्यों की बात आए तो आधा ज प्लस ञ, आधा ज प्लस ञ मिल करके ज्यों बनता है। तो इसका फिलहाल विकल्प का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपका विकल्प का जो उत्तर है वो निकल करके आ रहा है संयुक्त व्यंजन। पहला विकल्प सही है, संयुक्त व्यंजन। आगे देखते हैं, प, फ, ब, भ में व्यंजन होते हैं दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ। दोस्तों सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर यानी ओष्ठ होगा। विकल्प बी सही होगा, ओष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं, सघोष वर्ण कौन सा है? म, थ, ब, स। दोस्तों सघोष पूछा है। पहले ही मैं ट्रिक आपको बताई थी। ट्रिक ये है कि आपका पहला और दूसरा वर्ग होता है अघोष। बाकी के जो 3 होते हैं वो सघोष होते हैं। अब इसका आप बता सकते हैं खुद ही कि इसमें क्या हो सकता है। ये आपका तीसरे नंबर पर प, फ, ब यानी तीसरे नंबर पर आया तो ब विकल्प आपका सही है, यानी विकल्प सी वाला क्वेश्चन सही है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से है? उसमें व्यंजन की संख्या की यदि बात आ जाए तो उस व्यंजन 4 होते हैं। स, उसमें व्यंजन किसे कहते हैं? बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। यदि बोलते हैं तो गर्म हवा निकलती है। स, ह यानी 4 होते हैं। अब इसमें देखिए वो चारों में से कौन सा एक दिख रहा है? कौन सा एक दिख रहा है? तो देखिए ह दिख रहा है। यहाँ पर आपको ह दिख रहा है, यानी पहला ही विकल्प आपका सही है, उसमें व्यंजन ह सही है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है? 44, 33, 52, 48। दोस्तों अगर कुल लिपि की बात आ जाए तो आपके स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर मिला करके सब मिल करके 52 है, यानी 52 पर सही टिक मारिए। आगे है, निम्न में कंठ वर्ण है ई, य, स, ह विसर्ग, री, ए, स, री, स, ल। दोस्तों आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर बी, अ और स, अ और ह और विसर्ग, यही आपके कंठ वर्ण है। बाकी के जो शेष है यानी आपके ई, य, स, ई, य, स आपके तालु से उच्चारित होते हैं। री और मूर्धन्य स है मूर्धा, ए कंठ है यानी कंठ तालु से बोला जाता है। री, स और ल ये दंत वर्ण है। आपका सही उत्तर विकल्प नंबर बी है। आगे देखते हैं, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का उच्चारण स्थान बताइए। दंत है, उष्ट है, दंतुष्ट है या कंठुष्ट है? दोस्तों सही उत्तर होगा आपका दंतुष्ट। दंतुष्ट है व का उच्चारण। ऊपर के दांत और नीचे के ओठ से उच्चारित होता है व। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स। दोस्तों ये ऊपर एक एक जो बिंदी दिख रही है, ये बिंदी पहले से ही इस पर कुछ लगा हुआ है, बिंदी आपको लगाया नहीं गया है।
इस पर एक बिंदी नहीं लगाई हूँ, पहले से कुछ लगा हो, इसको बिंदी मत मानिएगा। यहाँ पर आपको सिंपल सा अ है, ज है, ह है, स है। अघोष वर्ण आपको बताना है, तो अघोष वर्ण आपका स हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के ठीक बीच वाले कौन सा अक्षर है? दोस्तों ञ, ढ, झ और ठ। आपका सही उत्तर ठ हो जाएगा। यहाँ भी बिंदी जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है। आगे देखते हैं, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ख, ध, ज, झ। दोस्तों महाप्राण आपका जो है वो ज नहीं है। ज आपका महाप्राण नहीं है। स का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। स का उच्चारण स्थान जो आपका होगा दोस्तों वो तालु होगा। क्या हो जाएगा? तालु। स जो होता है बड़ा सा तालु से बोला जाता है। आगे र धन म का रूप क्या होगा? आधा र धन म मिलकर के क्या बनता है? जैसे हम किसी ऊपर रेफंती रेफ वाले लगा से धर्म लिखना होगा, कर्म लिखना होगा, धर्म कर्म। र के बाद जो भी अक्षर आता है उस पर हम आसमानी र बोलते हैं, जिसको रेफ बोलते हैं, उस पर लगा देते हैं। सही उत्तर आपका ये विकल्प सी हो जाएगा। प्र में पूर्ण वर्ण क्या है? प है या र है? ए और बी दोनों। दोस्तों प्र अगर लिखना होगा तो आधा प का प्रयोग करते हैं, आधा प का प्रयोग करते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? पूरा र लिखते हैं। तो आधा प और पूरा र लिख के मिलकर प्र बनता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा, र। आगे हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो ऊष्म व्यंजन आपके स, सह है। आगे है हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से है? अंतस्थ व्यंजन है दोस्तों य, र, लव। यहाँ पर हो जाएगा य, र, लव आपके अंतस्थ व्यंजन है। आगे है इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ, फ। छ, त्र, ज्ञ ये जो है तीनों आपके संयुक्त व्यंजन है, लेकिन फ जो है ये आपके स्पर्श व्यंजन है। निम्न में कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक यानी बोलते समय बगल से हवा निकलती है, तो बोलते समय बगल से हवा निकलती है, लो आपका जो है पार्श्विक है। आगे देखते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण प, ज, घ, व में आपका महाप्राण दोस्तों हो जाएगा, महाप्राण आपका बताइए कि अल्प प्राण महाप्राण। क वर्गीयों के तो अल्प प्राण महाप्राण, तो प जो है अल्प प्राण हो गया। च, छ, ज। अब महाप्राण पहला यानी तीसरा, पहला यानी तीसरा आपका अल्प प्राण हो गया, और महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया। इसका भी कमेंट करके बताइए, एकदम सटीक क्वेश्चन है। आप समझ लिए होगे तो पक्का इसका कमेंट करके बता देंगे। आगे है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, म, झ, ठ। संघर्षी को ही उसमें बोला जाता है, संघर्षी को ही उसमें बोला जाता है, यानी ह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है आधा ग इयों से, या आधा ज इयों से, या आधा ग या नो से, या आधा क या ज्ञ से। दोस्तों सही उत्तर होगा आधा ज और इयों, आधा ज और इयों से ज्ञ आपका बनता है। आगे है, वह व्यंजन है उष्ण, अंतस्थ, महाप्राण, अघोष। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतस्थ। अंतस्थ जो है वो है य, र, लव। अंतस्थ व्यंजन में 4 आते हैं, कौन कौन? पहला है य, दूसरा है र, तीसरा है ल और चौथा है व। य, र, ल, व। आगे है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, व, ज। सही उत्तर आपका क हो जाएगा। क के बाद आता है, जैसे आपको छत्री छ लिखना है तो छत्री छ में आपको आधा क का प्रयोग करेंगे, आधा क प्लस यहाँ पर स, मूर्धन्य स, यहाँ मिल करके छत्री छ बनता है। सही उत्तर आपका क हो जाएगा। आगे निम्नलिखित से कौन ट वर्ग में नहीं आता है? ठ, ढ, ध, अड़। दोस्तों ट, ठ, ड, ढ, अड़ तो पढ़ते हैं,
ठ ठ ड ढ अढ़ पढ़ते हैं, लेकिन ध जो है आपका नहीं आता है। आगे है कौन उसमें व्यंजन नहीं है? स ग स आपका उसमें व्यंजन दोस्तों इसमें से ग नहीं है। ग आपका उसमें व्यंजन नहीं है। आगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33, 36। आपका सही उत्तर हो जाएगा 33। आगे निम्न में रूढ़ शब्द है। रूढ़ जिसका खंडन न किया जा सके, जो खंडित नहीं होता उसको रूढ़ बोलते हैं। यानी नाक हो जाएगा, दूध वाला भी खंडन हो जाएगा, घुड़सवाल भी हो जाएगा। और लंबोदर जो है आपका ये क्या हो जाएगा? लंबोदर आपका योग रूढ़ है। ये लंबोदर योग रूढ़ है। और घुड़सवाल और यौगिक आपके यौगिक शब्द है, ये बन जाएंगे यौगिक। सही उत्तर आपका तीसरा विकल्प हुआ। आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके शब्द जो हो जाएंगे वो 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और पांचों में से आपको समझना पड़ेगा कि पांचों कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा विकारी, अभिकारी, देशज, विदेशज। यानी इस तरह से आपको जानना जरूरी है पांचों का। तो विकल्प आपका 5 सही है। आगे देखते हैं पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, योग रूढ़। आपका योग रूढ़ है जिसका भी अलग अर्थ निकल के आ जाए, जो अलग अर्थ निकल के आ जाए, खंडन न हो सके और उसका अर्थ ही अलग बन जाए, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज आपका कमल का पर्यायवाची है। जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। ये सभी योग रूढ़ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद है? प्रयोग के आधार पर आपके शब्द के 2 भेद है, विकारी और अविकारी। रेलगाड़ी शब्द है तद्भव, तत्सम, देशज, संकर। दोस्तों रेलगाड़ी जो आपका है, रेलगाड़ी आपका सही शब्द निकल कर के आ जाएगा संकर। क्या हो जाएगा? संकर हो जाएगा। रेलगाड़ी शब्द आपके संकर है। आगे देखते हैं छायादार शब्द किसका उदाहरण है? तत्सम, देशज, विशेषज, इसके बाद संकर। तो छायादार शब्द भी आपका संकर हो जाएगा। संकर शब्द किसे कहते हैं? संकर शब्द वो होता है जो एक संस्कृत से होता है और दूसरा जो आपका होता है या तो देशज होता है या विदेशी होता है। तो आपके छायादार में क्या क्या आया है? संस्कृत से छाया आया है और दार जो है आपके फारसी है। तो दोनों का मिलकर के छाया और दार मिलकर के छायादार बन गया। इसी तरह से रेलगाड़ी को देखेंगे अगर, तो रेलगाड़ी शब्द में रेल जो है वो हिंदी है या फारसी है? ये रेल जो है और गाड़ी क्या है? गाड़ी जो है आपके, गाड़ी आपके फारसी हो जाएगी और रेल आपके हिंदी हो जाएगी। रेल आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। रेल आपकी अंग्रेजी हो जाएगी। गाड़ी या तो फारसी कहिए या हिंदी कहिए। तो रेल और गाड़ी मिलकर के रेलगाड़ी बन गया। कंप्लीट हो गया आपके 200 क्वेश्चन। इस वीडियो में आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बताएंगे। इस तरह से हिंदी के 1000 क्वेश्चन मेरे पास तैयार है, समय के अनुसार मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है और हिंदी से रिलेटेड आपके 30 के 30 क्वेश्चन फंस जाएंगे अगर आप 1000 प्रश्न को देख लेते हैं तो। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।